गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास के विद्यार्थी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पहला चैप्टर था अपना ज्योग्राफी का संसाधन एवं विकास। उनका सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि संसाधन क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए या उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब हम इस टॉपिक में क्वेश्चन पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। संसाधनों का संरक्षण देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि संसाधन जो होते हैं वो किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बगैर संसाधनों के हम किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं कर सकते। संसाधनों का विवेकहीन उपयोग, देखो विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मनुष्य जाति ने वनों का अंधाधुंध प्रयोग किया, खनिजों का अंधाधुंध प्रयोग किया, जिसके कारण आने वाले कुछ समय पश्चात हमारे कुछ संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त होने की कगार पे हैं। जैसे खनिज पदार्थ हैं वो समाप्त होने की कगार पे। कुछ खनिज ऐसे हैं जिनको फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन कुछ खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। तो क्या होता है कि इनका अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण क्या है, आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। देखो गांधी जी ने भी क्या कहा था कुछ समय पहले कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक, और आज ऐसा ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि संसाधनों का हमारे जो रिसोर्स है उनका डिप्रिसिएशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लालची और स्वार्थी लोग क्या हो रहे हैं, अपने खुद की पेटी भरने के लिए अंधाधुंध इनका प्रयोग कर रहे हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर भी। देखो अगला टॉपिक अपना आता है भू संसाधन। कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में लगभग क्वेश्चन मैप के द्वारा ही किए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैप भी भेज दूंगी इसके साथ साथ। पर आप ये देखो, सबसे पहले भू संसाधन क्या होता है। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाएं करते हैं और क्या है कि विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन्य जीवन, मानव आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए बहुत सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है और इसके ऊपर देखो प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वन्य जीवन है, मानव जीवन संभव है, इसके ऊपर आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, परिवहन और संचार सुविधाएं भूमि पर ही आधारित हैं। अगर हमारी भूमि का अनुपयोग, आर्थिक अनुपयोग किया जाएगा तो क्या होगा, आने वाले समय में समस्याएं हो सकती हैं। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे कि क्या है, हमारी भूमि की आकृति पर पर्वतीय पठार हैं, पर्वतीय मैदान हैं, पठार मैदान और द्वीप पाए जाते हैं लगभग 6 प्रकार से। लगभग 43% भूभाग क्षेत्र पर क्या है, मैदान है, जो कृषि और उद्योग के लिए, विकास के लिए सुविधाजनक है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र पर क्या है, मैदान है, जो कृषि और उद्योग धंधों के लिए, विकास के लिए सुविधाजनक है। आगे मैं बताती हूँ, पर्वत पूरी भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। 12मासी नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, अपने सिंध नदी है,
नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% क्या है हिस्सा पठारी क्षेत्र है, मतलब दक्षिणी भारत है ना अपना वो। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। खनिज जैसे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इस प्रकार हमारे जो राज्य हैं उनमें क्या है कि खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। कितने प्रतिशत भूभाग पर? भारत के 27। भारत में भू उपयोग प्रारूप, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल होती हैं। भारत भू उपयोग प्रारूप में क्या क्या चीजें? जनसंख्या घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहने वाली जनसंख्या, प्रौद्योगिकी क्षमता की उस क्षेत्र की प्रौद्योगिकी क्षमता है या नहीं है, संस्कृति वहाँ की कैसी और परंपराएं इत्यादि शामिल होती हैं इसमें। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हो पाए हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में भी क्या है, पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। इस वजह से स्थायी चरागाहों के अंतर्गत भी भूमि क्या हुई है हमारी, कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए क्या है, चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे, इसके क्या परिणाम होंगे? वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है या अनुपजाऊ हैं और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा आती है। देखो मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कि वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं, तो यह प्रतिभूमि किसे कहते हैं? वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं कि 2-3 बार खेती करने के बाद कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए उस खेत को खाली छोड़ दिया जाता है। ये कहलाती है वर्तमान प्रतिभूमि, कि कुछ समय पश्चात भूमि को 2-3 बार फसल बोने के बाद कुछ समय के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? वर्तमान प्रतिभूमि कहलाता है। इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तभी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे ज्यादा पंजाब का है। क्यों है? क्योंकि वहां पर सबसे अधिक मतलब खेतों को खाली नहीं छोड़ा जाता, बार बार में फसल बोई जाती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, भारत के अगर पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 10% से भी कम क्षेत्र पर बोया जाता है, फसल लगता है। देखो सबसे ज्यादा भारत में हरियाणा और पंजाब में 80% शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और सबसे कम भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम को छोड़कर कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, इस प्रकार अंडमान निकोबार। तो इन क्षेत्रों में क्या है, 10% से भी कम भूभाग पर क्षेत्र कम मतलब 10% क्षेत्र से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत क्या है कि 33% भू क्षेत्र पर वन होने चाहिए, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित ये सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल होती हैं और गैर कृषि योजनाओं में लगाई गई भूमि में क्या होते हैं? बस्तियां, सड़कें, रेल मार्ग, रेल उद्योग
जारी होते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, बंजर भूमि में तो पहाड़ी क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, सूखे क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। और गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि कौन सी कहलाती है? उद्योग क्षेत्रों में जो भूमि आती है, जिनमें बस्तियां बसी हुई होती हैं या सड़कें हैं, रेल मार्ग हैं, वो। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, मतलब भूमि निम्नीकरण कैसे हो रहा है और उसका उपाय किस प्रकार से किया जाए, इस टॉपिक के बारे में अपन कल चर्चा करते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक्स।